चलो आगे बढ़ते हैं। देखो पल्वन, जैसे हमने अभी संक्षेपण किया वैसे ही पल्वन ठीक इसका उल्टा होता है। पल्वन की अगर हम बात करें तो पल्लवन बीज से वृक्ष, बिंदु से व्रत, कली से फूल अथवा लौ से आलोक, परिधि बना देने की सहज प्रक्रिया है। बात समझ रहे हैं? यहाँ पे कहा है मतलब छोटी चीज से क्या करना है, बड़ा करना है। पल्लवन छोटे से वाक्य या वाक्य खंड में जो विचार बंद पड़े रहते हैं उन्हें खोल देना या फैला देना या प्रसृत या विस्तृत कर देना, या छोटा सूत्रात्मक वाक्य फैलाकर एक लघु निबंध का रूप धारण कर लेता है। ठीक है, इसी को हम पल्लवन कहते हैं। इसने क्या कहना चाहा है, इसके कहने का मतलब यह है कि कोई एक छोटी सी चीज है उसे आपको समझाना है, किससे, विस्तार करके, अलग अलग तरीके से, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पल्लवन कहते हैं। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जो पैराग्राफ लिखा है पल्लवन के विषय में लिखा है, जैसे अभी आपने संक्षेपण के लिए पढ़ा तो ये आपको पढ़ना है। अब मैं इसके बारे में, सुन लो, अब मैं इसके बारे में आपको कुछ चीजें बताती हूँ। जैसे मान लो नियम के बारे में देखना, ये ऐसी ही है, एक एक बात लिखी हुई है इसके बारे में। नियम के हम कुछ ऐसे देख सकते हैं इसे पल्लवन करने के लिए कि पल्लवन के लिए दिए गए अवतरण, सूक्ति या लोकोक्ति या कहावत, पल्लवन किसी से भी हो सकता है। अवतरण मतलब छोटा सा कोई गद्यांश हो सकता है, वो दिया हो। सूक्ति मतलब कोई सूक्ति ऐसे मुहावरे टाइप से, ठीक है, लोकोक्ति या कहावत, ठीक है, वो दिया हो। अब उसको आपको ध्यान से पढ़ना है और ध्यान से पढ़ के उसे समझना है कि ये हमें कौन सी शिक्षा देना चाह रहा है पीछे, और उस चीज से जो संबंधित जितनी भी चीजें हैं हमारे आसपास, हमें उनके बारे में सोच सोच के वो वहां लिखना होता है, वही पल्लवन होता है। आगे दिया है, दी गई सूक्ति के में दिए गए मुख्य भाव तथा उसमें छिपे दूसरे भाव को समझने की चेष्टा करनी है, यानी उसका शब्दार्थ और उसका भावार्थ दोनों के बारे में बात करनी है, अगर किसी पंक्ति में है अगर दोनों चीजें। तो मूल और गौण विचारों को समझ लेने के बाद, गौण का मतलब होता है छिपे हुए या बिल्कुल कम, जैसे बहुत माइनर से दिखते हैं, उसकी बात करेंगे। मूल विचार एक मुख्य विचार हो गया और गौण विचार जो बिल्कुल कम विचार है, ठीक है, दोनों ही को समझना होगा और एक एक कर सभी निहित विचारों को एक एक अनुच्छेद में लिखना आरंभ करें ताकि कोई भी भाव या विचार छूट ना पाए। जैसे जब भी पल्लवन करने का मौका मिले अगर, तो तब इस तरह से करें। हालांकि जो पल्लवन आपका आएगा आपको इस तरह से नहीं करना होता है, मतलब जैसे इसमें दिया गया है आपको ऐसे ही आएगा। कोई एक छोटी सी चीज लिखी होगी, कोई आपकी, जैसे हमने कहा था कि नर हो न निराश करो मन को, अब उसके ऊपर जो पैराग्राफ दिया था वो पैराग्राफ ही हमारा ABCD इस तरह से करके हमको 4 ऑप्शन में बड़ी बड़ी बातें दी जाएंगी, तो हमें बस उस पंक्ति से उसको ऐसे समझना होता है। ये रहेगा जो आएगा अगर प्रश्न हमारा, तो या इनमें से लिखा होगा, जैसे हमने अभी संक्षेपण के लिए जाना कि अर्थ अथवा विचार का विस्तार करते समय उसकी पुष्टि के लिए ऊपर दिए गए उदाहरण और तथ्य का भी प्रयोग कर सकते हैं। मतलब जो उसमें उक्ति दी हुई है या जो हमें कहावत दी है उसको भी हम 1-2 बार प्रयोग कर सकते हैं उसमें। भाव और भाषा की अभिव्यक्ति में पूरी स्पष्टता, मौलिकता और सरलता होनी चाहिए। वाक्य छोटे छोटे और भाषा अत्यंत सरल होनी चाहिए। अलंकृत भाषा लिखने की चेष्टा ना करें, मतलब बहुत ज्यादा अलंकृत भाषा लिखने की कोशिश ना करें, पर लेकिन हमें थोड़ा बहुत तो उसमें डालना ही पड़ेगा। पल्लवन के लेखन में अप्रासंगिक बातों का अनावश्यक विस्तार या उल्लेख बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मतलब अप्रासंगिक का मतलब क्या होता है, जिन बातों का वर्तमान समय में कोई महत्व नहीं हो, और प्रासंगिक का मतलब होता है भले ही वो प्राचीन बातें क्यों ना हैं लेकिन वर्तमान समय में उनका उतना ही महत्व है। ठीक है, जैसे अगर मैं आपको उदाहरण से समझाने की कोशिश करूं तो ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे 1920 के आसपास में मुंशी प्रेमचंद ने बहुत सारी कहानियां लिखी थी। उन कहानियों में उन्होंने बेमेल विवाह की बात कही थी, तो बेमेल विवाह पे उन्होंने काफ़ी सारी कहानियां लिखी हैं, उपन्यास लिखे हैं। तो वो बेमेल विवाह वर्तमान समय में भी है। जैसे आप देखेंगे कि अभी भी लड़का लड़की एक दूसरे को पसंद नहीं करते। हमारे समाज में प्रथा क्या है कि जो भी पसंद करेगा माता पिता पसंद करेंगे, और फिर क्या होता है बाद में टूटन होती है।
क्योंकि अगर अपनी मर्जी से, कहते हैं अपनी मर्जी से अगर कोई कर रहा है तो वो उसे चलाने की कोशिश करता है, लेकिन अगर माता पिता के द्वारा थोप दिया गया है तो वो हर समय तोड़ने की कोशिश में रहता है और इसलिए टूट जाते हैं अक्सर। तो यानी हम ये कहें कि वो पुरानी बात, वो पुरानी कुरीति आज भी क्या है, प्रासंगिक है। तो इसको कहते हैं कि प्रासंगिक होना। ठीक है, आगे कौन सा पॉइंट था, 7वां। पल्लवन में मूल लेखक के मनोभाव का ही विस्तार और विश्लेषण होना चाहिए। पल्लवन लेखक को मूल तथा गौण भाव या विचार की टीका टिप्पणी और आलोचना नहीं करनी चाहिए। क्या कह रहा है कि जो लेखक ने जो भाव दिया है उसी भाव को लिखना है, और पल्लवन में विस्तार करने का मतलब ये नहीं है कि आप उस भाव की आलोचना करना शुरू कर दें। ठीक है, यानी नकारात्मक चीज हमें उसमें नहीं लिखनी है। जैसे पल्लवन लिखते समय ध्यान रहे कि व्याख्या अन्य पुरुष शैली में ही होनी चाहिए। याद रखना, चाहे आप अपठित गद्यांश के बारे में लिख रहे हों, चाहे आप अपठित पद्यांश के बारे में लिखते हों, चाहे संक्षेपण करते हों, चाहे निबंध लिखते हों, चाहे आप पल्लवन लिखते हों, जो भी आप लिख रहे हैं वो सब के सब किस में होते हैं, अन्य पुरुष शैली में ही होते हैं। ठीक है, पल्लवन में समास शैली का प्रयोग वर्जित होता है, इसके लिए व्यास शैली का प्रयोग किया जाता है। देखो, समास शैली और व्यास शैली दोनों में क्या अंतर है। समास शैली का मतलब, समास शब्द का अर्थ क्या होता है, संक्षेप करना, यानी छोटा छोटा करके लिखना, और व्यास का मतलब होता है विस्तार करना। तो जब हम पल्लवन लिख रहे हैं तो हमें कौन सी शैली प्रयोग करनी है, व्यास शैली। तो अब आपकी परीक्षा में ये पूछा जा सकता है कि पल्लवन में कौन सी शैली का प्रयोग किया जाता है, तो ये ध्यान रखना। अब इसी के उल्टे अगर ये पूछ लिया जाए कि संक्षेपण में कौन सी शैली का प्रयोग किया जाएगा, तो समास शैली का प्रयोग किया जाएगा। ठीक है, यहाँ पे वैसे मैंने नीचे लिख दिया है, आप देख लेना उसे। अब जैसे पल्लवन के कुछ उदाहरण दिए हैं, जैसे दिया है, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। अब ये कथन दे दिया आपको, और ये कथन देके आपसे कहा कि आपको इसका क्या करना है, पल्लवन करना है। तो जैसे हमने अब लिखा इसके बारे में, अब यहाँ एक पंक्ति है, तो हमें पल्लवन जो है, जिस तरह से हम संक्षेपण 1/3 करते हैं, तो पल्लवन भी हमें कम से कम 1/3 या 1/4 ज्यादा लिखना होता है। तो हम देखते हैं, एक पंक्ति दी है तो कम से कम 3-4-5 पंक्ति तो हमें इसके बारे में लिखनी है। तो यहाँ पे जिस तरह से हमने लिखा है कि इस पंक्ति का मतलब क्या है कि हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं, मतलब यहाँ पे देशभक्ति की बात कही गई है, देश के प्रति क्या हमारी भक्ति होनी चाहिए। जैसे हर एक व्यक्ति अपनी जन्मभूमि और अपने देश से उसी प्रकार स्नेह रखता है जिस प्रकार वह माता पिता के प्रति श्रद्धा और स्नेह रखता है। हर एक व्यक्ति के हृदय में अपने देश के प्रति अपनेपन की भावना रहती है, इसे ही देश प्रेम या देशभक्ति कहा जाता है। जो व्यक्ति अपने देश से प्रेम नहीं करता वह पत्थर दिल का होता है, क्योंकि उसमें अपनेपन की भावना की कमी रहती है। जो व्यक्ति अपनी मातृभूमि के लिए भाव नहीं रखता वह किसी को भी नहीं अपना सकता। अब मतलब हमने एक बात को दो तरीके से कह दिया यहाँ पर। ठीक है, व्यक्ति को अपने देश के लिए पूर्ण रूप से समर्पित होना चाहिए, क्योंकि देश हमें सब कुछ देता है। अतः हर व्यक्ति को अपने देश से लगाव होना ही चाहिए। यदि किसी व्यक्ति को अपनी मातृभूमि से लगाव नहीं है तो उसे पत्थर के समान अथवा मशीनों के समान ही माना जाना चाहिए। देश के प्रति प्रेम हमें भावनाओं से भर देता है, जो हमें सच्चा मनुष्य बनना भी सिखाता है। मनुष्य होकर यदि कोई अपनी मातृभूमि से प्रेम नहीं करता तो उसे मनुष्य कहलाने का कोई अधिकार नहीं है। तो इस तरह से हमने जो उस पंक्ति को फैलाकर लिखा है और विचारों में बताते हुए, यही प्रक्रिया हमारी क्या कहलाती है, पल्लवन कहलाती है। अब जैसे हम बात करें कि एमपीएसआई में इस तरह से पल्लवन किस प्रकार से आएगा, तो अभी इसमें मेरे पास प्रश्न नहीं है, प्रीवियस क्वेश्चन पेपर में आपको प्रश्न मिल जाएगा। प्रश्न इसी तरह से आएगा कि मान लो आपको ये पंक्ति दी होगी और इस पंक्ति का ही विस्तार किया हुआ ABCD में पंक्ति दी हुई होंगी, और वहीं आपको चुनना होगा कि कौन सी पंक्ति इसको विस्तार कर रही है, और वो बहुत छोटे छोटे होंगे। तो इतना आसान होता है कि आपको अगर एक ये थीम पता होती है कि पल्लवन है क्या, तो आप बहुत आसानी से उसे कर पाते हैं। जैसे आपने संक्षेपण किया वैसे ही पल्लवन भी हो जाता है। तो बात समझ में आ गई। अब इसके बाद हम बात करते हैं